हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेम एकेडमी ऑफ मीडिया यूट्यूब चैनल। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ पहले पहले से लिखा हुआ है, आप लोगों को थंबनेल से भी अच्छा पता लग गया होगा। और ये स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है कि किस बारे में आज बात होने वाली है ना? राधे राधे गायत्री जी, गुड आफ्टरनून, गुड नून, हेलो। इतना बड़ा हेलो लिखा पूजा जी ने, हेलो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। शुरू करें लेके प्रभु का नाम। सभी एक्ट्स का लिस्ट वो तो देखिए सर के पीडीएफ में ही मिलेगी आपको कि कौन कौन सा एक्ट किस किस ईयर में आया है, और आप उसको, हाँ, एक बारी ये चीज जरूर सब लोग कर लीजिएगा कि मीडिया लॉज वाली जो आपके यूनिट है ना, उसमें जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो। उससे आसानी ये होगी कि अगर आपको लगाने के लिए आते हैं कि मान लो तीन चार एक्ट्स दे देते हैं ना वो, कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, आईटी एक्ट है, आरटीआई है, ये सब लगाने को देंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो एक बार को आप ईयर भूल सकते हो। लेकिन जैसे हमने कल वाले सेशन में किया था कि निमोनिक बना लिया कि पहले ओ फिर आई फिर आर, ऐसे करके जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बनाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर वहां से दो या दो सवाल भी अगर आ रहे हैं तो बहुत इजीली आप अपने 4 नंबर ले सकते हो। जो चीजें आपको पता है कि पिछले पैटर्न में देखने को मिली है तो उसको तो अपने हाथ में ले ही लो ना। तो मीडिया लॉज के यूनिट के लिए एक ये काम जरूर कर लेना कि जितने भी एक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। जो पहले आया वो पहले, जो बाद के ईयर में आया है वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। एक वो होना जरूरी है आपके पास। अभी अभी स्टार्ट करी है बस, अभी अभी स्टार्ट हुई है। सर की क्लास कल नहीं हुई है? अच्छा, वो रीशेड्यूल हुई होगी फिर आज के लिए, है ना? उन्होंने रीशेड्यूल कर दी होगी, कुछ ऐसा कोई सिचुएशन होगी इस वजह से। चले आगे बढ़ाएं हम। आज वाली क्लास बहुत छोटी होने वाली है, ये वाली जैसे कल की क्लास थोड़ी लंबी गई थी, ये उतनी लंबी नहीं जाएगी। क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने अगर न्यूज देखी है ना, बाय डिफॉल्ट तो देखी होती है, हम तो यही मानेंगे। तो न्यूज अगर कवर करी है तो वहां से आपको पता होगा। तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कि बहुत हम खींचेंगे इसको तब आगे जाएगा। सीधी सी बात की इन तीनों एक्ट्स के नाम बदल दिए गए हैं, तो अब क्या नए नाम हैं? ठीक है, पहले क्या नाम है, किस ईयर में आए, जो नया नाम है उसका क्या ईयर रहेगा, नया नाम क्या रहेगा, मेजर मेजर कुछ फीचर्स इसके हम देखेंगे। और मैंने एक दो इमेजेस, एक दो, लगता है मैंने वो इमेज लगाई नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं उस एक इमेज को मैंने लगाया है, बाकी मैं ऐड करके, हिंदी में भी है एक इमेज तो वो लगा दूंगी ताकि आप आराम से इस वाले पोर्शन को कवर कर लें, और अगर यहाँ से सवाल आता है तो 2 नंबर 4 नंबर आपके हाथ में हो। 43 मिनट्स का रिवीजन सेशन शिल्पी मैम का क्रोनोलॉजी वाला हो रखा है, तो बेटर है उसको जाके पीछे देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करिए। अच्छा, सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले मुझे ये बताओ। मैंने सिर्फ सीआरपीसी की पूछी और किसी की नहीं पूछी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या लग रही है आपको कि क्या होती है? प्लीज 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 चैट सेक्शन में थोड़ी रौनक और बढ़ाएं, मेरे आने से पहली रौनक बढ़ी हुई थी। बताइए बताइए बताइए, सीआरपीसी की फुल फॉर्म अभी तक तो आ गई होगी।
दिल मत उड़ाओ, टाइपिंग करो, टाइपिंग। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यस। अब ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि सीआर पहले आ रहा है तो ये आएगा, नहीं। जैसे हम पीएचडी वर्ड बोलते हैं, फिलोसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, यही होता है। तो डॉक्टरेट इधर डी पीछे चला गया और पीएच इधर आ गया फिलोसफी का। सेम तरीके से पीसी वाला जो ये कंसेप्ट है, कोड सी ये वाला ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्योंकि क्रिमिनल वर्ड का सी और आर इकट्ठे आ रहा है, इस वजह से आर छोटा होता है, आर कैपिटल नहीं होता है ना। ठीक। अब आपका ये है पीवाईक्यू। अगर आप लोगों को आता है तो जरूर इसको सॉल्व करिए, क्योंकि अब हम अपनी एग्जाम के नजदीक हैं। तो मैं, और आपकी मीडिया लॉस की यूनिट हो चुकी है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने इसको कवर किया है। आईपीसी जो कि इंडियन पीनल कोड है, वो किस ईयर में आया था? 1864 में, 1847 में, 1860 में, या फिर 1920 में? 1, 2, 3 या फिर 4? 1860। और बाकी लोग? और कल वाले सेशन की तरह इस सेशन में भी रिमाइंडर दूंगी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी वीडियो में कहीं लगे कि सेशन आप लोगों के लिए वर्थफुल रहा है, तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मुझे ये पता लग जाता है कि इतने लोगों को सेशन पसंद आया। व्यूज ज्यादा जाते हैं, लाइक कम आते हैं, वो तो पता है मुझे। 333 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है 1973, 1860, लॉर्ड डलहौजी के समय। हे गॉगल्स पहन के बताया बिल्कुल। कह रहे हैं नहीं, लॉर्ड कनिंग, भैया आप डिसाइड कर लो। 3 3। चलो सबको हो गया है एका, सब हो गए हमारे बच्चे पास, सबका आ गया जेआरएफ, क्योंकि सबने दे दिया सही जवाब। 1860, आईपीसी 1860। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा क्या टॉपिक है, तो वो आपकी स्क्रीन पर है कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, मतलब कि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट का जो नाम है वो बदल दिया गया है। अब वो नया नाम क्या है वो भी आपके सामने है। सेम जो ये मैंने कंटेंट डाला हुआ है, इसकी आपको आगे इमेज मिल जाएगी, वो ये रही। ठीक है। इस इमेज से भी आप रेफर कर सकते हैं, पर मैंने सोचा इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में होगा तो आपके सामने वही इंफॉर्मेशन आएगी जो पहले ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको रेफर कर पाओगे। ठीक है। तो इसीलिए इसको ये मैंने रेड कलर से भी हाईलाइट किया है, ताकि आपकी नजर पहले इस पर जाए कि इनके नाम क्या बदल दिए गए हैं। और सेक्शंस का अपडेट भी मैंने डाला है कि जो हमारे अब न्यू नाम आए हैं, अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं मतलब कि जो ये बदलाव हुए हैं, उसमें हमें ये भी देखना है कि बदलाव में क्या क्या हुआ। बहुत सारे एक्ट्स या फिर एक्ट्स और सेक्शंस ऐसे हैं जो कि चेंज करे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हटा दिए मतलब रिपील कर दिए, कुछ ऐसे हैं जो कि मॉडिफाई किए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो न्यू एड ऑन किए गए हैं, न्यू एड ऑन किए गए हैं। तो अब हमें ये सब कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैंने क्या करा, हम बहुत माइन्यूट डिटेल में नहीं गए और यहाँ पे हमने मोटा मोटा ये चीज लिख ली कि अब हमारे पास कितने सेक्शंस हैं और पहले कितने सेक्शंस थे। तो ये देख लीजिए, आईपीसी जो कि फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, और ये सन 1860 का है, 1860। इसका नाम बदल के हो गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अब जितने भी न्यू नाम आए हैं ना इन तीनों के, वो सब 2023 के हैं, तो ये आपको आसान रहेगा याद रखना कि सबके सब में ईयर 2023 है। मैंने क्या करा कि इन नामों की ना शॉर्ट फॉर्म लिख दी ताकि आपको याद करना आसान रहे। BNS, BN एस और BSB। आप चाहो तो इसको सिंपली BS भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब सब जगह ही तीन तीन अल्फाबेट्स हैं तो इसके अंदर भी तीन रख दूं तो थोड़ा आसान रहेगा। मैंने BSB कर दिया। BNS, BN एस और BSB। तो ये आपका एक हिंट है जिससे आप ये निकाल सकते हो कि किसका नाम क्या है। आईपीसी का BNS है। सीआरपीसी, इसके अंदर CRPC चार आ रहे हैं ना अल्फाबेट, ऐसे ही BN एस में भी चार आ रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हो, जिसमें सिंगल एस है वो आईपीसी है, जिसमें डबल एस है वो सीआरपीसी है, और जो इसमें आगे पीछे सेम अल्फाबेट आ रहा है
वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट IEA है। ठीक है, BSB। तो थोड़ा सा याद करने के लिए आसान रहे इसलिए मैंने ये कर दिया। एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इनकी फुल फॉर्म को बहुत ध्यान से पेपर में अगर आ जाए तो पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि न्याय की जगह नागरिक लिख दिया हो और आप कंफ्यूज हो गए। क्या पता उन्होंने लिख दिया हो भारतीय नागरिक संहिता बिल और आप टिक करके आ जाओ BNS देख के। अरे एन की फुल फॉर्म भी देख लेना। तो कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए तो है, लेकिन फुल फॉर्म भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि एन से न्याय भी है, नागरिक भी है, एस से संहिता भी है, सुरक्षा भी है, साक्ष्य भी है। तो आपको इन कीवर्ड्स को फुल फॉर्म के अंदर जो ये मतलब शब्द हैं इनको एज अ कीवर्ड लेके चलना है, ताकि ये मिस ना हो जाए, यहाँ पे गलती ना हो। भारतीय न्याय संहिता, तो आप ये कह लो ना कि जो हमें न्याय दिलवा रहा है वो इंडियन पीनल कोड का नेम है। यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो है न्याय। ठीक। BNSS CRPC के अंदर मेन वर्ड क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आप ये देख सकते हैं सुरक्षा वर्ड जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आ रहा है, क्योंकि CRPC क्या करता है, वो प्रोसीजर्स डिफाइन करता है कि अगर कोई भी एक्ट्स एज अ क्रिमिनल ऑफेंस आया है, उसमें सजा का प्रावधान है, तो सजा का प्रोसीजर क्या रहेगा। अभी आगे भी ये चीज लिस्ट डाउन करवाऊंगी। आप लोगों ने मीडिया लॉस की यूनिट में पढ़ा होगा कि IPC और CRPC में फर्क क्या होता है। एक सब्सटैंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। प्रोसीजरल लॉ होता है CRPC। प्रोसीजरल वर्ड के अंदर वर्ड आ रहा है प्रोसीजर, मतलब कि वो ये बताता है कि किसी क्राइम के अंदर अगर सजा देनी है तो उसके प्रोसीजर क्या रहेंगे। तो वो सुरक्षा के तहत, तो आपको ये वर्ड देखना है, न्याय संहिता IPC का है, सुरक्षा वाला संहिता जिसमें आ रहा है सुरक्षा संहिता वो CRPC का है। और एविडेंस वर्ड जो है यहाँ पे लिखा है, उसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे ना तो साक्ष्य बोलते हैं। प्रूफ जो हम वर्ड होता है एविडेंस, उसको हिंदी में साक्ष्य बोला जाता है। तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023 BSB। नाम आसानी से याद हो गए। कह रहे हैं आपकी क्लास लेके मन को अच्छा लग जाता है। ए हे, मन अच्छा लग रहा है इनका। और आपका नाम देख के मेरे मन को अच्छा लगता है, मिनी मूशू। तो क्यूट नेम है। अंगूठे ही अंगूठे गायत्री जी ने भेजे हुए हैं। चलिए, नेम को फटाफट से रिकॉल करो, फिर मैं सेक्शन अपडेट बताऊंगी। जैसे कल की क्लास का ये एम था कि जब क्लास से एंड करेंगे तो चीजें याद करके निकलेंगे। आज की क्लास का भी यही एम है कि जब इस क्लास को एंड करेंगे तो क्लास से चीजें याद होनी चाहिए, और कल की क्लास का मैं आज रिकॉल पूछूंगी, रिकॉल करवाऊंगी आपसे। जितने कल निमोनिक्स बनाए हैं, OTT प्लेटफॉर्म, चैटबोट्स, AI, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सबके निमोनिक चाहिए आज भी। इसका राय लेना तो देखिए गलत नहीं होता। एक तरीके से अगर मीडिया जनता की राय ले रही है तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन को बीच में लाया जा रहा है, जो कि सही भी है। कि हमें क्या लगता है, खबर हमारे लिए है तो हमारी बात भी तो सामने आए। और जो बड़े-बड़े नेता हैं उन तक आम जनता की आवाज भी तो जाए कि जनता को क्या लगता है, तो वो अपने आप में गलत नहीं है। रही बात एथिक्स की, तो जब वो इस चीज को, जिस टॉपिक पे वो ये बात उठा रहे हैं और जिस मैनर से इसको उठा रहे हैं, उसके अंदर देखा जाएगा इंडिविजुअली कि वो एथिकल वहां पे जो चीजें हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अगर मान लो मेरे को आपकी राय लेनी है, लेकिन मेरी जो राय है उससे आपके दिमाग में एक बार बार ये हिंट जा रहा है कि मैं वन साइडेड राय लेने के ऊपर ज्यादा जा रही हूँ, तो वो अनएथिकल है। लेकिन अगर मैं आपकी बैलेंस्ड राय सामने रखती हूँ तो वो एथिकल है। 11 बजे ही रिवीजन देखी है, अच्छा। तो फिर फायदा होने वाला है। ठीक है। IPC इंडियन पीनल कोड का नाम हो गया है BNS। ठीक है। और CRPC का नाम हो गया है BNSS, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षा आप दोनों वर्ड इसमें पकड़ सकते हो, नागरिक सुरक्षा। और IEA हो गया है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका बन गया BSB, भारतीय साक्ष्य बिल। अब IPC में पहले थे 511 सेक्शन, लेकिन अब हो गए हैं 356 सेक्शन, मतलब कम हो गए। ठीक। सिर्फ तीनों में से IPC ऐसा है जिसके सेक्शन पहले से कम हुए हैं, बाकी सबके बड़े हैं। तो अब हमारे पास है 356, 533 एंड 170। अगर एक बार को आप ये बोलोगे कि याद नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगी कि ऐसे सीक्वेंस बैठा लो।
कि पहले नंबर पे आपको 356 याद करना है, दूसरे नंबर पे 533 याद करना है, तीसरे नंबर पे 170 याद करना है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे? ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि पहला आईपीसी है, दूसरा सीआरपीसी है और तीसरा आईईए है। आपका तरीका है याद रखने का, वो आपकी चॉइस है कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करना चाहते हो एक्ट के नाम के साथ, या फिर आप इस तरीके का कोई निमोनिक लेके चलना चाहते हो, जैसे 3 5 1 आपको नजर आ रहा है तो 3 5 1 ले लो कि जो पहले नंबर पे है वो है आईपीसी बीएनएस, दूसरे नंबर पे है सीआरपीसी बीएनडबल एस, तीसरे नंबर पे है आईईए बीएसबी। इनका 351 का नंबर याद रख लो, 356, 511 नहीं 533 और 170, ऐसे करके सामने जब ऑप्शन में आएगा तो बना लोगे। अराउंड अराउंड 350 प्लस हो गए इसमें, इसमें 530 प्लस हो गए, इसमें 150 प्लस हो गए, ऐसे मान के कर सकते हो। जिस भी तरीके से कर सको कर लेना, न्यू वाले सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये वही बात जो कि मीडिया लॉज में आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने भी अपने नोट्स में से उठा के आप लोगों के लिए पॉइंट्स ढूंढ के यहाँ पे लिख दिए कि आईपीसी जो है वो पहला लॉ कमीशन रहा है। थॉमस मैक्यूले का जो नाम है वो क्रेडिट किया जाता है कि इंडियन पीनल कोड जो आज मतलब हम देख रहे हैं कि एप्लीकेबल है, अब उसका नाम बदल गया, कुछ और अमेंडमेंट्स हो गई हैं। कीपिंग दैट असाइड, आईपीसी जो है उसका क्रेडिट एक तरीके से थॉमस मैक्यूले जी को जाता है। उसका रीजन क्या है? इन्होंने ही 1834 में इसका ड्राफ्ट बनाया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और 1835 एक साल बाद ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। उसके बाद जो हम आईपीसी देख रहे हैं वो कब का है? 1860 का, इतने साल बाद फिर ये आया। उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि ये सब्सटैंटिव लॉ होता है, और ये वाला सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब ये है कि आईपीसी क्या करता है? लिस्ट डाउन कर देता है कि कौन कौन से चीजें जो है वो क्राइम मानी जाएंगी और उनकी सजा क्या है। इतने रुपए का फाइन है, इतनी साल की इतने मतलब साल की जेल होगी, इस केस में ये होगा, मतलब किन बातों को हम क्राइम मानेंगे। आप बोल दो कि हम स्नैचिंग को क्राइम नहीं मानते, आप बोलो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया हम उसको जो है क्राइम नहीं मानते, तो कौन सी पॉइंट्स हैं जो कि क्राइम में आएंगे? आईपीसी का मतलब ही यही है कि अगर कोई भी पॉइंट उसके अंदर एज अ मतलब लिस्ट हुआ है वो एलिमेंट, तो वो क्राइम ही है। आईपीसी डील ही क्रिमिनल केसेस से करता है, ये भी तो है। इंडियन पीनल कोड, पीनल वर्ड का मतलब क्या है? पीनलाइज करेगा, जो जो सजा देगा, और सजा क्राइम में मिलती है। छोटे बच्चे तो है नहीं कि बोले हम तो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हमारे को तब भी सजा दे दी माँ बाप ने, वो तो नहीं है ना। हम्म। और रुक जाओ, वंदे भारत फेल कर रखी है बिल्कुल ही। तो सब्सटैंटिव लॉ वो है जिसके अंदर सारे जो क्राइम्स है उसकी लिस्टिंग कर दी जाती है और उनकी पनिशमेंट्स बता दी जाती हैं कि अगर ये क्राइम है तो ये सजा, ये क्राइम है तो ये सजा, ये क्राइम है तो ये सजा। लेकिन किसी क्राइम का जो सजा मिलनी है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो बताता है सीआरपीसी, इसीलिए उसको प्रोसीजरल लॉ बोला जाता है। सिंपल रिवीजन हो गई, अगर मीडिया लॉज की यूनिट आप लोगों ने पढ़ रखी है तो जो लोगों की रिवीजन हो रही है वो ज्यादा अच्छे से हो गई। जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लग जाए, है ना। उसके बाद ये इमेज कि 3 बिल इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में, ये लिखा हुआ है। पहला आईपीसी के बारे में लिखा है जो हमने देखा, आईपीसी 1860 में आया, इंडियन पीनल कोड, इसका नया नाम होगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 बीएनएस। सीआरपीसी जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, इसका क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ठीक। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आपको इन्हीं कोई सीक्वेंस में लगाना हो तो सबसे पहले आईपीसी आएगा, उसके बाद आईईए आएगा, और उसके बाद सीआरपीसी आएगा। आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे तो ये आ रहा है। आप चाहो तो इनके नए सेक्शंस लिख सकते हो कि 5 नहीं 356 और 533 और 170, यही था, मुझे याद है। अभी आपके साथ किया ना मैंने याद, 356, 533 और 170। मैंने आईपीसी सीआरपीसी आईईए का सीक्वेंस यहाँ पे लगाया हुआ है। आप चाहो तो जो अपने नोट्स में नोट करोगे वो ईयर वाइज भी इस तरीके से नोट कर सकते हो कि पहले आईपीसी फिर आईईए और फिर सीआरपीसी, जो आपको आसान हो आप दोनों में से ले लीजिए, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला या फिर नाम से जो चल रहा है वो वाला। ठीक।
जिसमें आपको लगे कि आपका ब्रेन जल्दी कैच कर पा रहा है चीजों को, उसको ले लीजिए। ये हो गया बीएसबी, भारतीय साक्षर बिल 2023। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले अब जो है आईपीसी वाला जो आया अमेंडमेंट बीएनएस, अब उसमें 356 सेक्शन होंगे, पहले थे 511। 175 175 सेक्शंस अमेंडेड हैं, मतलब उनमें बदलाव किए गए हैं। और 8 सेक्शन जो है वो नए ऐड किए गए हैं, 22 सेक्शन जो है उनको हटा दिया गया, रिपील कर दिया। और रही बात सीआरपीसी की, जो बीएन डबल एस है, उसमें 533 सेक्शंस अब होंगे, और पहले कितने थे 478। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर 160 सेक्शंस को इन्होंने चेंज कर दिया, 9 सेक्शंस ऐड करे और 9 सेक्शंस रिपील कर दिए। आप इनको नोट्स में लिख सकते हो, रीडिंग दे सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि बारीकी से हम देखें कि कितना ऐड हुआ या कितना कम हुआ। सेक्शंस इंपॉर्टेंट ज्यादा थे, वो मैंने आपको याद करवा दिए। आईपीसी के हो गए हैं 356, पहले थे 533। सीआरपीसी के हो गए हैं 533। ठीक है, पहले 160 नहीं, पहले 478 थे, तो अभी वाला 533 है। और सीआरपी आईपीए का कितना है 170, पहले थे 167। ये रहा, 23 सेक्शन बदल दिए, एक सेक्शन ऐड हुआ है, 5 सेक्शन रिपील हुए हैं। ठीक, स्क्रीन छोटी, अब देखो आ रहा है, क्या लिख दिया, ऐसी क्लास रोज लें, बस इस हफ्ते रुक जाओ, उसके अगले हफ्ते फिर देखो धमाल कर देंगे, फिर रिवीजन कर करके, है ना। बीटीएस, डीएनए, जियो बूट, बस सीक्वेंस आगे पीछे हो गया आपका। हाँ नहीं, बीटीएस वाला ठीक है, बीटीएस, डीएनए, जियो बूट, ऑल्जी, उसके बाद एमटीबी। आप इस एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं क्या दीपक जी, कि मीडिया स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज का कौन सा देखें? तो अगर इस पेपर के लिए पूछ रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि जो आपके पेपर 2 में यूनिट्स बनती हैं और उन यूनिट से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आता है तो आप उसको देखिए। जैसे फिल्म स्टडीज की यूनिट आती है, तो जो लेटेस्ट कुछ गाने हैं, कुछ फिल्में हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, और डायरेक्टर्स प्रोमिनेंट हो गए, उनसे रिलेटेड कोई खबर है आप उसको देखिए। अब मीडिया लॉज की यूनिट हमारी आती है, इसी वजह से हमारे लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज का। करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं आता है, मतलब ये समझ लो ना के बराबर आता है। लेकिन अब रेडियो की बात होती है तो मन की बात प्रोग्राम आ गया जैसे। तो जो आपके यूनिट स्पेसिफिक करंट अफेयर हैं उसको देखिए आप। गूगल में सीआरपीसी 1973 है, तो यहाँ भी तो 1973 है। हमने क्या किया, हाय मेरे को गलत दिखाने पे तुले हैं, है ना। दुश्मनी आ रही है धीरे धीरे। की फीचर्स, मेन बातें जो हमें देखनी है कि जब अब ये बिल अमेंड हो गए हैं, इनके नाम बदल दिए हैं, अमेंडमेंट्स भी हुई, चेंजेस भी हुए, क्या चीज जो है वो हमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको पढ़िए एक बारी। लिखा है कि अब हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पनिशमेंट से जस्टिस की तरफ। फोकस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि हमें सजा देनी है, फोकस ये रहेगा कि न्याय होना चाहिए, जो भी मिले न्याय मिले। ठीक, ये एक मेजर बात है। इसके अलावा जो सिडिशन के ऑफेंस थे उनको कंप्लीटली रिपील कर दिया। सिडिशन वो होता है ना, एक होता है डिफेमेशन, एक होता है सिडिशन। डिफेमेशन होता है मानहानि, सिडिशन होता है देशद्रोह, राजद्रोह, देशद्रोह वाली जो आपने इसके अंदर कंसेप्ट सुना होगा न्यूज का, ये वो है। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे क्राइम जो कि मॉब लिंचिंग में, जैसे मॉब लिंचिंग वाला हो गया, या माइनर बच्ची के साथ अगर रेप होता है, ऐसे बच्चे जो कि 18 साल 16 साल से कम है और उनके साथ अगर रेप होता है, उस तरीके की चीज में, और जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके किसी कम्युनिटी के बेस पर, कैटेगरी या जाति के बेस पर किसी को जान से मार देते हैं, मॉब लिंचिंग ये होता है। तो इस तरीके के अगर क्राइम हो रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, इवन उम्र कैद का प्रावधान इसमें है। ठीक, उसके बाद कोई भी ऐसा क्राइम जिसके अंदर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, मैंने 7+ इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग बोलोगे मैम 7+ ही है, 7 नहीं है। मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए बारीकी से मैंने कहा चलो सारी चीजें लिखते हैं। जो भी कोई ऐसा क्राइम जिसके अंदर 7 साल की सजा या 7 से ज्यादा साल की सजा सुनाई जाएगी,
उस केस में ये कंपल्सरी होगा कि फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना होगा। ठीक है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन। इसके अलावा वीसी जो है, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सुनवाई है, यहाँ पर उसको भी प्रावधान दिया गया है। तो आपको ये देखना है कि सेडिशन के ऑफेंसेस को रिपील किया है। मॉब लिंचिंग और रेप माइनर का होता है तो उस केसेस में मैक्सिमम सजा 7 साल या उससे ज्यादा के अगर कोई सजा आ रही है किसी क्राइम में, तो वहां पे आपको फोरेंसिक एग्जामिनेशन वो भी 5 साल के अंदर अंदर देनी होगी, 5 साल से कम में, लेकिन उससे ज्यादा में नहीं। उसके अलावा छोटे मोटे जो हम बोलते थे ना कि क्राइम हो गई, स्नैचिंग हो गई, या कोई ऐसा क्राइम जो बहुत बड़ा नहीं माना जाता, उस तरीके के जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पे एज एन ऑफेंस लिस्ट डाउन किया गया है। जैसे कि एक्ट्स ऑफ सिसेशन लिखा हुआ है, सबवर्सिव एक्टिविटीज हो गई, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी हो गई, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, कंट्री का सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी या यूनिटी अगर आप खतरे में डालेंगे तो वो सारी चीजें क्राइम के तहत आएंगी। अगर कोई स्नैचिंग कर रहा है, अगर कोई पब्लिकली कोई ऐसी चीज कर रहा है जो एक छोटा क्राइम है, चाहे आप फिर मतलब हथियार लेकर के विद्रोह करने पहुंच गए हैं, लड़ाइयां झगड़े करने पहुंच गए हैं, या आप कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं किसी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, या अदरवाइज अदर प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, या लोगों में अलगाववादी जो बातें हैं वो फैला रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें जो है वो न्यू ऑफेंसेस के तहत लिस्ट डाउन करी गई हैं। और जो आप बोलोगे कि मैम छोटा सा क्राइम है स्नैचिंग, अरे तो है तो सही ना, क्यों किया, किसी का मोबाइल क्यों स्नैच किया, किसी के ऑर्नामेंट्स, किसी की ज्वेलरी क्यों स्नैच करी, वो सब क्राइम है। और वो सब क्राइम के तहत इन्होंने एक चीज और करी है जो प्रावधान, वो ये कि कम्युनिटी पनिशमेंट यहाँ पर एक जो है कंसेप्ट इसके अंदर दिया गया। वो क्या कि पहले क्या होता था, अगर कोई छोटा मोटा किसी ने चोरी कर दिया, स्नैचिंग करा, जेल में थोड़ी देर के लिए डालते थे, निकालते थे। कम्युनिटी पनिशमेंट ये है कि उस पर्सन को समाज के अंदर कोई सेवा देनी पड़ेगी, सेवा के रूप में उसको पनिशमेंट दी जा रही है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये एक पनिशमेंट के तौर पे सुधार जो है उसको करने की कोशिश है। क्योंकि आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जो जेल है वो सजा गृह नहीं है, वो सुधार गृह बोलते हैं हिंदी में जेल को। जो लोग जेल में जाते हैं तो वहां पे सुधार गृह लिखा होता है, इम्प्रिजनमेंट जो होती है। तो सुधार गृह का मतलब ये है कि वहां पर ये बात मानी जाती है कि जो इंसान है उसको हम मतलब गलत उससे नहीं देखेंगे कि ऑब्वियसली वो क्राइम करके वहां पहुंचा है, लेकिन एक चीज ये देखनी है कि वो एक ह्यूमन बीइंग पहले है, उसको ह्यूमन राइट्स जो है उसके वो वायलेट नहीं होने चाहिए। सुधार गृह इस वजह से कि वहां पे लोगों को सजा नहीं दे रहे हैं, वहां पे फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि जो इंसान यहाँ आया है वो अपनी आदत को, अपने सोच को, अपने व्यवहार को थोड़ा बदल ले, और जब वो यहाँ से निकले तो वो सही जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको लेके निकले। और अब आपको लगेगा कि ये क्या कंसेप्ट है, पॉइंट ये है कि बहुत सारे नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र कैद की भी अगर सजा होती है तो वो कम हो जाती है, अदरवाइज कोई सजाएं हैं तो वो उनकी कम हो जाती हैं उनके अच्छे बिहेवियर के ग्राउंड पर। और वो अच्छा बिहेवियर यही है कि वो सुधार गृह है, और वहां पर फोकस आपको सुधारने पर है, ना कि सिर्फ सजा देने पर। ये बात है। तो सुधरने के लिए, ठीक, अगर आप लोगों ने एनएचआरसी में इंटर्नशिप किया है, जेल विजिट किया होगा, तो आपको ये कंसेप्ट पता होगा। उसके अलावा रही बात कम्युनिटी पनिशमेंट की, तो यहाँ पे क्या लिखा कि 24 घंटे जेल के अंदर आपको रख देंगे, या फिर 1,000 रुपए का फाइन लग जाएगा अगर आपने पहली बार कोई छोटा मोटा क्राइम कर दिया। जैसे कि पी के नशा, ड्रंकन रायट, यही तो है, पी पू के दंगे मचा रहे हो, चोरी कर रहे हो 5,000 से कम रुपए की, स्नैचिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से अब वो चाहे फाइन हो सकता है या कम्युनिटी सर्विस भी हो सकता है। तो कम्युनिटी सर्विस ये कि आप अपनी रिस्पेक्टिव कम्युनिटी में सेवा करेंगे, तो वो वाला जो कंसेप्ट है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया था, वो पॉइंट ये रहा, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ लिख चुकी, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे ये प्रोविजन, ये प्रावधान किया गया है कि इंटेरोगेशन मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं सामने वाले इंसान से, और वहां से लेके ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है। और इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्हें अपना हर फैसला मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल के अंदर देना होगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नाम है वो बदले गए, और सिर्फ नाम नहीं बदले गए हैं, अमेंडमेंट्स करी गई हैं। ठीक,
नहीं जी नहीं, हम नहीं मानते पूजा जी, आपने गायत्री जी को बोला, मैं नहीं मानूंगी, कतई नहीं। वही तो बात है दीपक जी, कि बीइंग मीडिया स्टूडेंट्स आप और हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि रियलिटी चेक क्या है, रियलिटी सामने क्या है, जिन पे ध्यान देना है उन पे नहीं दिया जाएगा, जिन पे नहीं देना है उस पे ध्यान डाला जाएगा। वो चीजें भी हमें समझनी होगी। अब आ गए आपके लिए सवाल। अब ये कोई एमसी पीवाईक्यू नहीं है, ये सब दो तीन एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए आएंगे, क्योंकि मैंने आपको आईपीसी का, सीआरपीसी का और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए का अमेंडेड नाम बताया है, उनके मेन फीचर्स आपको बताए हैं, सेक्शंस में क्या बदलाव हुए वो मैंने आपको बताए हैं। जल्दी से इसको करिए सॉल्व। इसको सॉल्व करने के बाद कल वाली क्लास जो है उसको रिकॉल करवाऊंगी। बताइए बताइए बताइए, आईपीसी का अमेंडेड नाम क्या है? अमेंडेड मतलब जो अमेंडमेंट हुई है, जो नया नाम है। आईपीसी 1860 में आया, उसका अमेंडेड नाम चारों ऑप्शंस में से कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 या फिर भारतीय नागरिक न्याय बिल 2023। एक तो इतना भारतीय भारतीय लिखा हुआ है, इतना सब कुछ यहाँ हिंदी हिंदी वाले शब्द लिखे हैं, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। बनाया मैंने ही है, कंफ्यूज मैं ही हो गई। रिवीजन बढ़िया लग रही है इनको, मजे आ रहे हैं, मजे ही मजे। थ्री थ्री, भारतीय न्याय संहिता थ्री 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 थ्री, क्या हो रहा है ये? बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे? गायत्री जी का आ गया, श्रीनिवास जी का आ गया, दीपक जी का भी आ गया, आशीष जी का भी आ गया। हे आशीष जी, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिले हो। कमलदीप जी का आ गया, कह रहे हैं स्वागत है आपका। नहीं, मेरा स्वागत है? क्यों है? किसी बारात आई है जो स्वागत है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, किसको मिस कर रहे हैं ये कमलदीप जी यहाँ पे बैठे बैठे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। परशु जी का भी आ गया, बीएनएस आ गया ना, शॉर्ट ट्रिक याद। फॉर लास्ट डे, ओ हो। चलिए, सब लोगों ने सही जवाब दे दिया है ना? इनके पास कॉफी बाइट टॉफी पहुंचने वाली है, वर्चुअल टॉफी पहुंच गई। आशीष जी, ऐसे करो, अमेंडेड नेम आईपीसी 1860 का है बीएनएस। पहले तो हमने वो शॉर्ट ट्रिक लगाई कि बीएनएस ढूंढेंगे, यहाँ पे बीएनएसएस था, बीएसबी था, बीएनएनबी था, ये क्या है बीएनएनबी? ठीक, चलो, है ना? तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, किसी को कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अमेंडेड नेम ऑफ आईईसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईसी का अमेंडेड नेम क्या है? हाँ, ऑब्वियसली आईआईएम से तो बेस्ट ही है। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों ने चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, और सेकंडली आप लोग जो चीजें यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए आपको भी याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। इस ये भी एक कारण है कि आपको चीजें ना सिर्फ याद हो रही हैं बल्कि आपको लर्निंग में मजा आ रहा है, ये आपके एफर्ट की वजह से हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोले जा रही हूँ और आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे, कहोगे टाटा बाय बाय, हम निकले। आशी जी, उस 2 नंबर का जवाब इस बार 22 नंबर से देना है। अपने डीआईआरसी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने पीवाईक्यूज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सब लोग। और एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो यूनिट्स और जो टॉपिक्स आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे से आसानी से हो रहा है कवर, जिसको हम बोलते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या हमारी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स, मेक श्योर वहां से तो नंबर लूज ही नहीं होने चाहिए। जो चीज हमें आती है ना, वहां से नंबर क्यों कटें? जो नहीं आती या जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है,
यूनिट उसमें सिलेक्टिव अप्रोच लगा लो। जैसे मेरा था फिल्म वाली यूनिट अजीब सी थी, तो भाई मैंने सभी डायरेक्टर लोगों के ना 5-5 टॉप की फिल्म्स लिख ली थी। उनका मैंने कहानी बना के याद किया था। या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निमोनिक बना लिया था। फिल्म मूवमेंट्स को याद कर लिया और प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स और उनकी फिल्में चाहे वो बाहर के थे या इंडिया के वो कर लिया। जैसे एक मूवी है ना कोई आती है किनकी है वो किशन कन्हैया भी सत्यजीत रे की है ना कि किशन कन्हैया आती है या किसकी है अमर भूपाली पायल बाजे ऐसे करके वो मूवीज हैं उनका ना मैंने एक कहानी बना दी थी कि वो मान नहीं रही है पायल बजा रही है ऐसे ऐसे करके तो वो मेरे को मूवीज के नाम याद हो गए थे। मास्कॉम में जेआरएफ बिल्कुल मिलता है किसने बोला नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है। इस बार सबसे पहला इंटरव्यू आशीष जी का। उसके बाद ये लाइन में लगे हुए हैं गायत्री जी हैं पूजा जी हैं और ये सब के सब जिनके नाम नहीं भी लिए ना सब लाइन में हो एक एक करके। मैं बोलूं मैं थक गई इंटरव्यू लेते लेते। इस बार भी यही हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे मुझे लगता है कि दो या तीन नहीं चार लोगों के अराउंड। वो क्या हुआ कि बैक टू बैक शेड्यूलिंग हो गई। अब बीच में फिर वो कुछ एक दो दिन का गैप आ गया और उसके बाद इंटरव्यूज लेने थे तो वो मेरे शेड्यूल में अटक गए और आई एम श्योर कि वो लोग नाराज हुए हैं। दो से चार लोग मेरे पास ऐसे नाम हैं जिनका इंटरव्यू लेना था और मैं ले ही नहीं पाई। और मैं भूल गई और मुझे बाद में जब याद आया तो वो कुछ समय बीत चुका है और आप लोगों तक उनका इंटरव्यू पहुंचा नहीं। पर फिर भी कोशिश करेंगे कि पहुंचाएं। उनसे सॉरी बोलना पड़ेगा बहुत ज्यादा सीरियस मैनर में क्योंकि बहुत गलत है यार मेरी तरफ से ये गलती हो गई। हाँ पत्थर पंचाली सत्यजीत रे की जो मूवीज है वो तो आपको आसानी से याद हो ही जाएंगी। सिनेमा से आया देख लो सवाल। इंटरव्यूज आप लोगों के इंटरव्यूज सक्सेस स्टोरीज जो आपकी आती हैं जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं। पूजा जी मुझे ना एक बार बता दीजिए कि किस किस चीज में आपको लग रहा है निमोनिक के लिए। तो मैं आपको फिर बता दूंगी कि मैंने ये निमोनिक बनाया था आपको अच्छा लगे तो आप रेफर कर लेना। नहीं तो अपना कुछ उसमें ऐड ऑन करके मॉडिफाई करके उसको यूज कर लो। क्योंकि निमोनिक का तो ऐसा ही है। चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट का आंसर क्या है। पीवाई क्यूज ही इनफ है। पीवाई क्यूज ही इनफ है। उसके अलावा कुछ इनफ नहीं होता। वो ही आपका मेन है। इस टाइम पे सिर्फ पीवाईक्यूज के पीछे पड़ जाओ उनको अच्छे से पहचानो एनालिसिस करो सॉल्व करो टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करो। और जिन लोगों का पिछली बार रह गया था ना पेपर वो लोग इस बात का ध्यान रखना कि अपने पास एक पेपर बना लेना। पेपर के अंदर एक लिस्ट बना लेना कि ये पेपर वन की लिस्ट है और ये पेपर टू की लिस्ट है। और करना क्या है इसके अंदर हर यूनिट लिखते जाओ। हर यूनिट से आपका कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हुआ है। पेपर वन के अंदर जो जो क्वेश्चंस गलत हो गए। मान लो पेपर वन में आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। वो 10 क्वेश्चन कौन सी यूनिट से थे कौन से टॉपिक से थे उसको लिखो यहाँ पे। पेपर टू के अंदर आपका फिल्म का क्वेश्चन गलत हो गया तो फिल्म की यूनिट यूनिट नंबर 9 होती है ना। ठीक है तो आपने वो लिख ली। तो फिल्म की यूनिट से कोई सवाल आया फिल्म के अंदर भी वो कौन सा टॉपिक था यहाँ पे लिखो कि ये यूनिट 9 का ये वाले टॉपिक से सवाल आया। ठीक आप बोल रहे हो कि मैम मेरा मीडिया लॉस से गलत हो गया। मीडिया लॉस की यूनिट है जो उसका नंबर लिखो यहाँ पे। कौन सा टॉपिक गलत हुआ उसको लिखो। उसको हर हफ्ते चेक करो टाइम कम है। उसको हर हफ्ते चेक करो कि जिस यूनिट का जो टॉपिक पिछली बार गलत हुआ था वो इस बार नहीं गलत होना चाहिए। गैप एनालिसिस करिए। एडजेंसीज का उसको तो देखिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने पास लिखा होगा आपके बस आप उसको रीड करते जाइए। एडजेंसीज का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है ऐसा कि मतलब क्या याद करें उसमें वो बहुत सारी आती हैं तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पैनिक में है सब लोग। पैनिक होते ही टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। ये सोचो कि जितना टाइम मुझे मिल रहा है उस टाइम में मैं उतना तो कर लूं इस टाइम पे ना हड़बड़ी आ जाती है। अंदर इम्पल्सिव हो जाते हो आप कि मुझे ये भी करना है मुझे वो भी करना है और उस चक्कर में जो होना होता वो भी नहीं होता। खुद सोचो ना जल्दी जल्दी में अगर चलो तैयार होना होगा तो जल्दी जल्दी में बाल बन जाएंगे नहीं बनेंगे थोड़ा सा खुद को 2 मिनट का समय दो बन जाएंगे। पहले एक बार मैं ये क्वेश्चंस कराती हूँ फिर इस पे आती हूँ। चलो इसका आंसर है
साक्ष्य, यही बताया था ना मैंने। IEC मतलब एविडेंस, एविडेंस को बोलते हैं साक्ष्य। तो ये आंसर इसका है भारतीय साक्ष्य बिल, IEC। ठीक। IPC का क्या है? BNS। IEA का क्या है? BSB। अब तीसरा सवाल ये कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC का अमेंडेड नेम क्या है? एक बार ये जल्दी से बताइए। इसको रिकॉल करवाऊंगी, कल की क्लास रिकॉल करवाऊंगी, और फिर आप लोगों का ये जो पैनिक वाला हो रहा है इस पे बताती हूँ। चलिए देखिए, आपके फेवर में चीजें हो रही हैं आशी जी, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है आपके सक्सेस का। जब हम कोई चीज कहते हैं ना, हमें इस चीज से डर लगता है या हमारे साथ ये हो रहा है, तो जब हमारे को उस चीज फेवर में चीजें मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो एक यूनिवर्स का साइन है कि चीजें आपके फेवर में हो रही है। ठीक है ना? अलग अलग आता है एडजेंसी में कि स्टार्ट यहाँ से हुई थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड इनको बोला जाता है। तो वो आपका डिफरेंट डिफरेंट है। आपको चाहिए तो एक बार मैं उस पर भी कवर करवा दूंगी। CMT का रिप्लाई करो। CMT क्या है? अच्छा, मेरे कमेंट का रिप्लाई करो। हाँ, कर दिया कमलदीप जी कि भाई 1841 में जो स्टार्ट होता है वो अलग नाम है। जो हम फुल फ्लेज्ड एड एजेंसी बोलते हैं उसमें एक अलग नाम आता है। जो हम इंडिया की देख रहे हैं, इंडिया में कौन सी आई सबसे पहले, उसका अलग नाम है। तो वही मैं कह रही हूँ, आपको चाहिए एक बार एड एजेंसीज का भी एक छोटा सा सेशन रख लेंगे। इस तरीके से हर यूनिट में कोशिश करेंगे कि एक सेशन रखें, और फैक्चुअल जो कंटेंट है उसको हम छोटी छोटी क्लासेस से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। भारतीय नागरिक नहीं है। अच्छा, इसका बता रहे हो? CRPC, नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। BNSS है ना? डन हो गया ये। किसी को कोई डाउट IPC का? BNS, IEA का BSB, और CRPC का क्या है? BNSS, नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना हर क्वेश्चन में, भारतीय नागरिक न्याय बिल, ये कुछ नहीं है, ये जुमला है, ये मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाला था। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, आपने तीनों नाम रिकॉल कर लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि BNS के अंदर कितने सेक्शन है? ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अगर IPC के सेक्शन पूछ लेंगे तो BNS के मत लगा के आना। IPC में कितने सेक्शन हैं और अब BNS में कितने हो गए? ठीक। इसके अलावा CRPC में कितने सेक्शन रहे हैं, अब BNSS में कितने सेक्शन हो गए? इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शन रहे हैं, और BSB में अब कितने हो गए? अब कितने हो गए हैं ये हमने अभी पढ़ा है, इसको आप आसानी से बता सकते हो। यूनिट 1 वीक लग रहा है? यूनिट 1 वीक लग रहा है तो मैराथन वाली क्लासेस को स्पीड बढ़ा के बार बार देखिए। और जब वीक लगता है तो खुद को जैसे हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, जैसे पेपर है ना, नहीं कहाँ गया, अभी तक तो था। देखो, जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे, तो आप लोग ऐसे करते थे कि नहीं कि ये आपका पेपर है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है पता नहीं, कोई पुराना है, चलो ये पेपर है। तो आप ऐसे हाथ रख रख के पढ़ते थे, है ना, एक लाइन पढ़ते थे, एक लाइन पे हाथ रखते थे उसको पढ़ते थे, फिर नीचे जाते थे उसको पढ़ते थे, फिर नीचे आंख बंद करके यही करते थे ना, कि एक एक वर्ड फिर देखते थे हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो जब आपको ये वाला डाउट हो ना कि जब आपको ये वाला डाउट हो कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कि हमें लग रहा है पढ़ा हुआ भी हमें नहीं आता और इस तरीके की चीजें, उस टाइम पे जहां पे डर लग रहा है उस टॉपिक को उठाओ। अखबार है कोई, अखबार का ईयर भूल गए, तो एक बार चेक करो उसको देख के कि आपको उसका ईयर आता है कि नहीं। क्या पता वो डर सिर्फ आपको नकली वाला डर लग रहा है, असली वाला वो डर नहीं है। नकली डर मतलब आपने पढ़ा हुआ है, वो फालतू में आ रहा है आपको कमजोर करने के लिए, आपको पैनिक देने के लिए। ठीक है। तो चलिए, IPC में सेक्शंस थे 533, अब BNS में कितने हो गए हैं? 356, यही है। हाँ जी। और BNSS में कितने हो गए? 533। नहीं, तो फिर इसमें 511 थे क्या?
मुझे नहीं याद। अच्छा देखिए, बीएसबी का 170 है, पहले था 169, ये तो कंफर्म है। इसमें आई थिंक 468 समथिंग था, ये अब 533 हो गया है, और ये 511 था पहले। देख लूंगी अभी, अगर मिस हुआ है तो। कुलदीप, कमलदीप जी, अभी देखूंगी। ठीक है। तो बीएनएस में 356, बीएन डबल एस में 533 और बीएसबी में 170 सेक्शन है। इसके अलावा कल हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक वो किया था निमोनिक, जो कि था WLMS वाला, याद है? विकिपीडिया से लेके इंस्टाग्राम की रील ऑप्शन तक का हमने एक निमोनिक बनाया था, प्लीज जल्दी एक बार उसको रिकॉल करें। अच्छा, ये जो कट ऑफ का सवाल है ना, ये कभी भी कोई भी टॉप क्लास का भी एजुकेटर, एकदम कहते हैं ना हम ही हम, बाकी सब पानी कम, कोई नहीं आपको बता सकता। कोई बता ही नहीं सकता कि कट ऑफ कब कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है उस बैच पे, जिस बैच में वो पेपर हुआ है, वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना गया है, कट ऑफ उस हिसाब से जाती है। अगर पेपर थोड़ा आसान गया है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, पेपर मीडियम है तो कट ऑफ भी ठीक ठीक जाती है, पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ डाउन हो जाती है, क्योंकि पेपर नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ जब भी आएगी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही पता लगता है। हाँ, जो थोड़ा अंदाजे लगाने वाली बात होती है, तो जो थोड़ा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको पढ़ाते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, वो इसको कर देते हैं, जैसे सत्यम सर करते हैं एनालिसिस, एक प्रिडिक्शन टाइप, और उनकी प्रिडिक्शन सटीक बैठती है। मेरे अटेम्प्ट में भी बड़ी सटीक बैठी थी, और बाद वाले में, अभी वाले में भी बहुत सही उनकी बैठी थी। कि आप लोगों का जो ओपिनियन है, आप लोगों का जो व्यू पॉइंट है, उसके बेस पे हमें पता लगता है पेपर कितना डिफिकल्ट है, और हम अंदाजा लगाते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन एग्जैक्ट जो अगर आपको पता करना है, तो एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ एनटीए के थ्रू आती है, वो भी तब जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है उस टाइम। उससे पहले अगर आप रैंडम वीडियोस देखोगे ना, तो भटक जाओगे। अगर आप उन्हीं की वीडियोस देख रहे हो, जैसे अब सब्जेक्ट की बात हो रही है पेपर 2 वाले की जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी वीडियो अगर आप सर के चैनल पे देखोगे ना प्रिडिक्शन, तो वो सही जाएगी। अगर कोई और आके अपनी प्रिडिक्शंस लगा देगा, वो मैं तो कहती हूँ भाई गलत ही जाएगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। ये भी है, ट्रस्ट वर्दी सोर्स से या प्रिडिक्शन चेक करेंगे ना, तभी अच्छा होगा। प्रिडिक्शन की बात तो वही होगी ना, होरोस्कोप से रिलेटेड, अपनी राशिफल किस किस को दिखा रहे हो, जिस पे ट्रस्ट है कि जो बंदा सही बताएगा वही तो। और उस ट्रस्ट के अलावा आप ये भी चेक करोगे कि जो बताया है वो सही है कि नहीं। पता चले विश्वास तो अंधा है एकदम, आपको मेरे पे बहुत विश्वास है ना, एक बार को आप बोलोगे मैम बहुत विश्वास है, आप जो प्रिडिक्शन बताओगे हम मान लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मान लोगे। लेकिन अगर मैंने गलत बता दी, मैंने अपना फायदा देखा, व्यूज कमाने के लिए मैंने ये काम कर लिए, तो क्या होगा? आप लोगों का नुकसान। तो आप लोगों को दोनों चीजें देखनी है, कि ट्रस्ट वर्दी सोर्स से आप प्रिडिक्शन चेक करें, और दूसरा ट्रस्ट वर्दी के अंदर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है, कि प्रीवियस प्रिडिक्शन इनकी सही भी गई थी कि नहीं। पेपर का लेवल भाई देखो, कुछ नहीं कह सकते, जब सबको उम्मीदें सही जा रही थी, तब इन्होंने, जब मतलब इन्होंने फैक्चुअल डेटा देना बंद कर दिया था, तो अचानक से फैक्चुअल डेटा शुरू कर दिया देना। अभी नीट के पेपर में भी आया है कि काफी चेंजेस कर दिए हैं। डर तभी लगता है जब पढ़ाई करी होती है। डर देखो, जो बच्चा पहली बार पेपर दे रहा है या बिना पढ़े पेपर दे रहा है, डर उसको है ही नहीं। डर किसको लग रहा है? जिसने पढ़ाई करी है, और ये सच है। ये हम सभी लोग, अगर आप किसी से भी पूछोगे ना एजुकेटर से, हम सब यही बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ सेम हुआ है। ठीक है, हम लोगों के साथ सेम चीज हुई है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, डर लगने का मतलब है कि आपने पढ़ाई करी है, आपका ब्रेन आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता है, ये याद दिला के कि आपने पढ़ा नहीं है या आपने कम पढ़ा है और आपको डर लग रहा है। तो जब आपको डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे आसान चीज, जब जब कोई भी नेगेटिव थॉट आए, जब जब कोई भी फियर वाली बात आए, तुरंत उसको रिप्लेस कर दो पॉजिटिव से। ये बात याद रखो कि आपके दिमाग में जो चीज चल रही होगी, वही आपका रियलिटी होगी, वही आपका रिजल्ट होगी। अगर अब आप आपने ये सोच लिया, तो फिर आपके हाथ में, अब आप आगे क्या चाहते हो? जो चीज आपके माइंड में चल रही है वही आपकी रियलिटी है, वही आपका रिजल्ट है। अब आपके हाथ में है कि आप डर चाहते हो कि हम फेल हो गए हैं, हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, मेरे फेवर में क्यों ही आएगा, मैंने ऐसा क्या कर लिया है, मैं तो बहुत आम इंसान हूँ। तो देख लो, अगर इस तरीके की चीज है,
तो फिर वही चीज आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं कि नहीं मैंने पढ़ाई करी है, मैं डिजर्विंग हूँ, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी हुई है और मैंने जो जो मेहनत करी उसके हिसाब से पेपर आ रहा है और मैंने सब कुछ सॉल्व कर, आपके थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस इस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। मैं ये नहीं बोलूंगी जब तक पेपर ना हो जाए, बल्कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो सोचोगे वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा और ये सच है। दूसरी बात, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल दे देता है कि आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान दो। आप ज्यादा से ज्यादा जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको सुनो, जिस किसी में बिलीव करते हो उनके भजन गाने जो कुछ सुनना है वो सुनो, ताकि आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी से, फियर से, गुस्से से, एंजाइटी से, पैनिक से दूर रहे। तो आप अपने कहते हैं ना, आपके शरीर में, आपके पेट में खाने में जा क्या रहा है वही आपके स्किन पे दिखेगा। आपके विचारों में क्या जा रहा है वही आपके रिजल्ट में दिखेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखिए और बूस्टअप रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने आप को आइडल मतलब खाली मत रखो। खाली रहोगे नेगेटिव सोचोगे। ठीक है, ये चीज मत करो। हाँ, देखिए पेपर बनता ही इसलिए है कि आप लोग क्लियर कर लें, पर कई बारी हमसे कुछ एक आधी मिस्टेक ऐसी हो जाती है, या कई बार पेपर में कुछ ऐसी चीज होती है कि हम उसको देख के बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को या अपने समय को, तो हमारी गड़बड़ हो जाती है। पर उनका मकसद, पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनका मकसद ये तो है नहीं कि आप फेल हो जाओ और टाइम पास के लिए बैठो, उनको एप्लीकेशन फीस के पैसे चले गए, वो चाहते हैं आप पास हो। इसलिए हर बार हर बैच में बच्चे पास होने वाले भी होते हैं और कुछ रह जाने वाले भी होते हैं। तो आप ये सोचो कि पास होने के लिए बने हो। तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। सोचो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पूरे भारत के लेवल पे हो रहा है, नेशन लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल बच्चों जैसा आसान भी नहीं आएगा, लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा। इतना आएगा कि अगर कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं और माइंड का प्रेजेंस अगर लगा हुआ है तो सॉल्व कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें इतने ज्यादा हर शब्द में भारतीय 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 नागरिक साक्ष्य ये सब दिख रहा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस केस में मैटर ये करता है कि आप कीवर्ड्स को पकड़े और प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाएं, कि आपसे सीआरपीसी की बात हो रही है, आईईए की या आईपीसी की तो हो ही नहीं रही है। तो आप अपने निमोनिक को रिकॉल करें, आप ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें, आप कीवर्ड को पकड़ें, तब आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल के आएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड और कीवर्ड्स को पकड़ना ज्यादा जरूरी है पेपर सॉल्व करने के लिए। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे खासकर आईसीटी की यूनिट में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ी नहीं है, लेकिन जो पहले से पढ़ रखा है ना, उसके बेस पर सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जनरल जो नॉलेज हम बोलते हैं, कॉमन नॉलेज हम बोलते हैं, कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, उस पे कि आपका बेस क्लियर है, तो बेस के क्लियर होने पर आप अपने क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट समझ लेते हो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे जनरेशन वाला कल कंप्यूटर का हमने सवाल किया, हमें नहीं पता, एक बार को हम भूल गए मैम कि वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक डिस्क किसमें क्या था, पर ये तो नहीं भूलोगे ना, ये तो कॉमन सेंस है कि एक एक करके जब जनरेशन वाइज जनरेशन कंप्यूटर आते गए, तो जो नेगेटिव चीजें थी, जो ड्रॉबैक्स थे, जो लिमिटेशंस थी, वो कम हो रही थी। पहले कंप्यूटर भारी होते थे, बिजली की खपत ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता ना। अब तो लाइट है, पोर्टेबल है, तो हमने उस चीज को पकड़ लिया। हमें जो आता था पढ़े हुए के बेसिस पर हमने वहां से कंसेप्ट निकाल लिया, हमने कॉमन सेंस लगाई, वहां से हमने उस सवाल को पिक करके सॉल्व कर लिया। तो ये वाली जो स्मार्ट अप्रोच है, ये बहुत काम आएगी पेपर को सॉल्व करने में। जितना आपने पढ़ रखा है आप उतने पर ट्रस्ट रखिए कि कहाँ से आएगा। देखिए पेपर तो ऑब्वियसली उनके हाथ में है कि कहाँ से बनेगा, लेकिन हमने जो पढ़ रखा है हम उस पर तो ट्रस्ट करें कि हमने कितना पढ़ा हुआ है, इसके बेस पे अगर कुछ आ गया तो हमारा लूज नहीं होगा। ये है। उसके लिए था, मैं भूल गई। PYQ वाला ना, कुछ तो आपको ये मिल जाएगा ना एनटीए की वेबसाइट पे, जब आप nta.ac.in पे जाते हैं, ऊपर एक सेक्शन आता है अलग अलग, उसमें एक होता है डाउनलोड। डाउनलोड में जाके आप पेपर अपनी कैटेगरी का डालेंगे, यूजीसी नेट और बैच डालेंगे तो कंप्लीट पेपर आ जाता है। आप वो भी कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत आराम से।
अब लास्ट मोमेंट वाली जो स्ट्रेटेजी है, चाहे वो पिछला 1 महीना है, चाहे वो अब आखिरी के 2 महीने हैं, चाहे वो आखिरी के 15 दिन हैं, इस दौरान पे आपको कोई भी वो टॉपिक नहीं उठाना जो बिल्कुल न्यू है। वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो पहले से आप पढ़ चुके हो। आपको इस समय पे ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपको आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो आप रिवाइज़ करो, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं, आपका ब्रेन उसको जल्दी कैच करेगा और वो आपके लिए रिवाइज़ करना आसान रहेगा। जो चीजें आपके लिए न्यू है या डिफिकल्ट है वो इस टाइम आप नहीं कवर कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपका घाटा हो जाएगा। हाँ, वो तो है ही। सबसे अच्छा मेडिटेशन गहरी नींद। डीआई अगर वीक है तो डीआई सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होगा। प्रैक्टिस के अलावा डीआई की कोई चाबी नहीं है, और ये मैंने आपको डे वन से अपना जो ये बैच हमारा हुआ था स्टार्ट, तब से लेके अब तक मैंने डेली हर क्लास में ये बात बताई है कि डीआई और आरसी लगा लो। आप ये शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि कौन सा आपको आसान लग रहा है यूनिट, कौन से टॉपिक्स आपको आसान लग रहे हैं, आप उनको पकड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। फैक्चुअल के लिए एक अलग अपना डेटा की नोटबुक रखिए। हर यूनिट का जो भी फैक्चुअल डेटा है, किसने कौन सी थ्योरी दी, किस ईयर में दी, किसने कौन सा मॉडल दिया, किस ईयर में दिया, कौन सा एक्ट, कौन सा लॉ किस ईयर में आया, कौन सी फिल्म जो है वो किस ईयर में आई। फिल्म की यूनिट का भी एक अपना अलग डेटा रखिए कि पहली फिल्म अगर ये थी तो इसमें आई, पहली कलर्ड फिल्म ये थी, पहली साइलेंट फिल्म ये थी, पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ये थी, पहली आवाज वाली फिल्म ये थी। इस तरीके से अपने पास फैक्चुअल डेटा रखिए। फैक्चुअल डेटे को डेली रीड करते रहिए। जितना कवर हो गया है उतने को फोकस करो, जो नहीं हुआ है उसको छोड़ दो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ नया कर लोगे। इस टाइम पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो हमने कवर कर लिया वो हमारे हाथ में रहे, कि वहां से पेपर ना छूटे। फैक्चुअल पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए। गायत्री जी बोल रही है सब लाइक कीजिए। चलिए चलिए, लाइक कर दीजिए सेशन, है ना। हाँ, यूट्यूब से ठीक होते हैं पीवाईक्यूज। अपने अपनी खुद की एक लिस्ट बना लो। एक तो जिन्होंने पहले पेपर दिया है, रह गया किसी भी वजह से, वो गैप एनालिसिस के लिए अपनी एक लिस्ट बनाओ, कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक गलत हो गया था तो वो इस बार नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप सब लोगों के पास करंटली ये वाली एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी यूनिट। ये लिस्ट क्या बनाओगे, मैं तो कहती हूँ अपने पास सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो एक बार को, उसमें हाईलाइट कर लो मार्कर से। वो भी कर सकते हो, कहोगे मैम समय कम है तो ये कर लो। वरना पेन पेपर से लिख लो कि पेपर वन में ये यूनिट मेरे को आसानी से कवर हो रही हैं और इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स मेरे अच्छे जा रहे हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको उठा के रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे करें, एक दिन पेपर वन पूरा रिवाइज कर लो, एक दिन पेपर टू पूरा रिवाइज कर लो। ऐसा ना हो कि आधा पेपर वन आधा पेपर टू एक साथ कर रहे हो, तो ये मत करना। अगर मंडे है, मंडे के दिन पेपर वन को रिवाइज करना है तो पूरा पेपर वन, ट्यूसडे को कंप्लीट पेपर टू, वेडनेसडे को कंप्लीट पेपर वन, थर्सडे को कंप्लीट पेपर टू, फ्राइडे को पेपर वन, सैटरडे को पेपर टू। अच्छा, संडे बच गया अभी। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे दोनों पेपर रिवाइज कर लिए। इधर आओ। आपने ऑल्टरनेट डेज पर पेपर वन एंड पेपर टू का रिवीजन कर लिया एक एक करके। ठीक है, लेकिन ये तो था कंप्लीट पेपर जो आप नोट्स वाइज देख रहे हो। उसके अलावा जो रही बात फैक्चुअल डेटा की, स्पेशली पेपर टू के नजरिए से मैं बता रही हूँ। फैक्चुअल डेटा जो आपकी एक अलग कॉपी बनी हुई है, मॉडल्स, थ्योरीज, कंसेप्ट, प्रोपोनेंट। इसके अंदर फैक्चुअल डेटा के अंदर मॉडल्स, थ्योरीज, कंसेप्ट, प्रोपोनेंट की लिस्ट के अलावा, जैसे फिल्म की यूनिट का आपका स्पेसिफिक होगा, जो मैं बता रही हूँ ना, कौन से साल में पहली फिल्म आई, कौन से साल में साइलेंट फिल्म आई, कौन से साल में वॉइस वाली, वॉल्यूम मतलब आवाज वाली फिल्म आई है, कौन से साल में ब्लैक एंड व्हाइट आई, कौन से में कलर्ड आई, ये सारी चीजें आपका जो डेटा है। मीडिया लॉस का आपके पास डेटा है। एड एजेंसीज कौन सी किस ईयर में आई, पीआर एजेंसीज कौन सी किस ईयर में आई, ये आपका मेजर, आप कह लो कि रिवीजन का हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में एक फैक्चुअल डेटा भी है। तो आपने क्या करना है, यूनिट वन आपकी जो पेपर टू की है वो पूरी की पूरी आपकी देखा जाए तो फैक्चुअल ही है, पूरा उसमें डेटा है। ये आपका फैक्चुअल डेटा होना चाहिए डेली, विदाउट एनी ब्रेक, डेली 2 टाइम्स।
सुबह और रात में। जिस टाइम हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे उससे पहले मॉर्निंग में, जब आप अपना रूटीन लेते हैं 9 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं, 8 बजे करते हैं, और एक रात को सोने से पहले। पर मैं सजेस्ट करूंगी मॉर्निंग वाला अर्ली मॉर्निंग में करना, 3 से 5 के बीच, 3:30, 4:30, 5 बजे, आधा घंटा लगेगा। फैक्चुअल पोर्शन को उस वाले टाइम में रिवाइज किया करो। वो जो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम होता है, साइलेंस रहता है, चीजें अच्छे से आपके माइंड में जाती हैं। ठीक है। PYQs को लगाओ, लेकिन टाइमर के साथ। PYQs के अलावा DI लगाओ, RC लगाओ। डेली इतना तो कर सकते हो ना कि DI RC डेली कर लो। डेली जो है 100 से 150 सवाल टाइमर लगा के सॉल्व कर लो, दोनों पेपर के मिला के। उसके अलावा भी DI RC करो। ये नहीं कि मैम हमने तो PYQs के अंदर DI RC लगा लिया, लेकिन 2 DI 2 RC रोज अलग से लगाओ। पेपर 2 के लिए अलग से लगाओ, पेपर 1 के लिए अलग से लगाओ, क्योंकि दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग आता है। और एक एक दिन पे रिवीजन करते रहो। रिवीजन के लिए अब आपको कितना ही टाइम चाहिए? अब आप रिवीजन अब फास्ट ट्रैक मोड पे हुआ करेगी अब आपकी, क्योंकि इस टाइम पे आपको चीजें याद हो गई होंगी। मान लो रिवीजन के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, हार्डली 5 घंटे, इतना तो जाएगा नहीं। खैर, 3-4 घंटे बहुत होते हैं रिवाइज करने के लिए। उसके बाद पूरा टाइम आपके हाथ में है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनका एनालिसिस करो, फैक्चुअल डेटा को रीड करो। ऑल्टरनेट देखो, अगर आपको लग रहा है आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, एक ही दिन में दोनों पेपर रिवाइज करके आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, आपका ब्रेन हौच पौच नहीं कर रहा चीजों को, तो आप एक ही दिन में दोनों रिवाइज कर लो। लेकिन स्ट्रेटेजी तो आपकी भाई आपके हिसाब से बनेगी। स्ट्रेटेजी आपकी सब्जेक्टिव होगी। कोई जॉब कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कोई सिर्फ पढ़ाई कर रहा है ना? तो भाई इस हिसाब से होगा। तो स्ट्रेटेजी सब्जेक्टिव होगी। मैं एक आपको ढांचा दे रही हूँ, एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मैम पेपर 1 और 2 दोनों हम एक ही दिन में रिवाइज कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी बात है, करिए। उसके अलावा ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करिए, फैक्चुअल डेटा वाली, PYQ DIRC वाली। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है नहीं हो पा रहा, तो आप एक दिन पेपर 1 लीजिए, एक दिन पेपर 2 लीजिए। और रही बात संडे की, संडे के दिन आप क्या करेंगे? संडे के दिन फिर से वही चीज कि सारा का सारा फैक्चुअल का डेटा, सारा का सारा दोनों पेपर की रिवीजन इस दिन करो। ब्रेक मत लेना। ये नहीं कि संडे है तो ब्रेक। इस दिन, संडे के दिन हमें क्या करना है कि जो टॉपिक हमें लगता है कि एक बार को मेरे को लग रहा था कि पूरे हफ्ते में थोड़ा लूज गए, तो मैं उसको देख लूंगी। मुझे लग रहा है कि आज मेरा DI ज्यादा करने का मन है, मैं उसको करूंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे रिवीजन क्लासेस के लिए सर की वीडियो जो है उसको स्पीड बढ़ा के रिवाइज करना है, हम वो कर लेंगे। तो आप संडे की स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाएंगे कि कैसे संडे प्रोडक्टिव बने, कि पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा उसमें कहीं कोई कमी रह गई थी तो उसको पूरा करें। गिल्ट महसूस हो रहा था, डर लग रहा था किसी यूनिट किसी टॉपिक में, तो उसको करें। एक की जगह 2 PYQ के सेट लगाएं संडे को। संडे को 2 PYQ के सेट, मतलब 300 सवाल। क्योंकि संडे के दिन आपका है, उसके अंदर आपने नोट्स की जो रिवीजन करी वो ये वाली करेगी, जिसके अंदर जल्दी जल्दी पन्ने पलट पलट के नोट्स देखते चले गए, कहते हैं ना निगाह मारना, जल्दी से देख लेना नोट्स को, वो वाला काम करा। और करने के बाद इस तरीके से आगे बढ़ा लिया। ठीक है, ऐसे कर लो। PYQs डेली लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको एक दिन में 100 से 150 क्वेश्चंस लगाने हैं, मंडे से सैटरडे में। तो हर रोज, जैसे एक ईयर का सेट उठा लिया आपने, मान लो आपने बोला कि मैम दिसंबर 2023 का उठाना है, तो दिसंबर 2023 का जब सेट उठाओगे PYQ का, तो उसमें पेपर 2 भी होगा, पेपर 1 भी होगा, कंप्लीट पेपर बैच। ठीक है। हर रोज एक बैच, और संडे के दिन 2। इस तरीके से। क्या डेली नहीं हो पाता? आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, फिर अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, ये डेली में क्या क्या करना है उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए। एक एक यूनिट के मेन मेन टॉपिक्स लेके उसको रिवाइज करते जाइए। पेपर 1 की रिवीजन ज्यादा टाइम नहीं लेगी। आप इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन इसमें कम मत करना। ठीक है। फिर दिल उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं बिल्कुल ही। आज तो कमाल हो गया, आज बैठे कम है, लाइक ज्यादा है ना, लाइक करके घर चले गए कि बाद में देखेंगे।
अच्छा, मुझे जल्दी से ये रिकॉल करवाओ, कल हम लोगों ने ये बनाया था, WLMS, बताओ। विकिपीडिया, लिंक्डइन, माई स्पेस, स्काइप। सेन एकेडमी से सेकंड पेपर के, यस। जल्दी से कल वाले सेशन को रिकॉल करो। ऐसे ऐसे करके कुछ था ना। विकिपीडिया, लिंक्डइन, माई स्पेस, स्काइप, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ट्विटर, टम्बलर, ये सब मेरे को रिकॉल कराओ। और फिर उसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा। बताओगे तो आप लोग ही। मैं गलत लिखूं सही लिखूं, मैं नहीं कुछ देखने वाली। हाँ, आ गया बीच में FYOT, FOYT था, है ना। F पे स्क्वायर और T पे भी स्क्वायर। विकिपीडिया, लिंक्डइन, M से माई स्पेस, S से स्काइपी, स्काइप स्काइपी। अच्छा, F से फेसबुक, फ्लिकर, ऑरकुट, यूट्यूब। अच्छा, टी का क्या बनाया था हमने, वुई, याद आ गया। मेरे को इसको ऐसे बोलने में मजा आ रहा है, वुई। पहला ट्विटर, दूसरा टम्बलर, फिर पी से पिंटरेस्ट, एस से स्नैपचैट, आई से इंस्टाग्राम, टी से टम्बलर नहीं, टिकटॉक, और आर से इंस्टाग्राम का रील फीचर। ये हो गया याद। विकिपीडिया 2001 में आया था। लिंक्डइन, माई स्पेस और स्काइपी 2003 में आए थे। फेसबुक और फ्लिकर और ऑरकुट 2005 में आई गेस आए थे, 2004, है ना। और रील वाला फीचर तो 2020 में आया है। ऐसे ऐसे करके आप उस ईयर उसका आप याद कर लेंगे। WLMS, F स्क्वायर, OTY, PSITR, यस। मैम का फेवरेट वी। मेरे को अगर वो रील मिल गई ना, उसको देख के हम लोग घर में बहुत हंसे हैं, बहुत बार, जितनी बार आए उतनी बार हंसते हैं। मैं आप में से जो कुछ लोग पर्सनल में कनेक्टेड है ना, उनको तो भेज ही दूंगी, तो आप जरूर वो वही याद रखोगे। अच्छा जी, अब हम BTS वाला करेंगे। BTS, DNA, आगे Alt Z, DNA के बाद जियोवूट, भूल गए। DNA, जियोवूट, Alt Z, MTV, है ना। बिग फ्लिक्स रिलायंस का 2008 में आया। इसका हमने ईयर का निमोनिक बना लिया था, उसका रह गया था, है ना, इस वाले का। तो इसी वजह से इसका ईयर रह गया, इसका आप बना लेना। इसका मैंने बनवाया था कि पहले 2 साल का गैप आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 1 1 1 1। कितनी प्यारी गिनती। तो 2008 में आया बिग फ्लिक्स रिलायंस का। फिर टी से आया TVF प्लेयर 2011, नहीं, 10, 2010। क्योंकि 2 साल का गैप है, 3 का नहीं। फिर एस से आया सोनी लिव, कब आया, 2013 में। 2015 में क्या आया, डिज्नी प्लस हॉट स्टार, स्टार, है ना। उसके बाद 4 एक साथ आए थे, नेटफ्लिक्स, amazon, जियो, वूट, कब आए, 2016 में। ऑल्ट Z, ऑल्ट आया 17 में, ऑल्ट बालाजी। Z5 आया 2018 में। MTV आया 2020 में, यस। ये जो विकी वाला सेशन है, ये अभी हमने कल ही कवर किया है इसी यूट्यूब चैनल पर, सेन अकेडमी ऑफ मीडिया यूट्यूब चैनल पर। कल लाइव सेशन हुआ है, लाइव वाले सेक्शन में जाना, बहुत बढ़िया सेशन हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि वो वन ऑफ इट्स काइंड सेशन मैंने रखा। इससे पहले मैंने सेशंस लिए, पर ऐसा सेशन नहीं लिया। उसमें हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कवर करी, PYQs को भी बेस बनाया। हमने क्लास में साथ साथ याद करने का भी टारगेट बनाया था कल, उसी को आज हम रिकॉल कर रहे हैं। कि मानती हूँ, हम क्यों इस दौर में फैक्चुअल डेटा कवर कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता है कि एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं, 2 से 4 नंबर जो हमें दे के जाएंगे कि सीक्वेंस अरेंज करने को बोल देंगे, वो हम क्या करेंगे फिर। तो इसीलिए हम सेफ साइड पे रहने के लिए फैक्चुअल डेटा को याद कर रहे हैं।
याद करने के लिए निमोनिक बना लिया था, है ना। वूट आ गया था ना, जियो वूट। कह रहे मैंने देखी है वो रील, हुई हुई बच्चे वाली ना, मीनू जी ने देखी है। कहता है ऐसे, हुई हुई लगा लो सुई, निकाल ले जितना खून निकालना है। बेचारा माँ और हंस जाती है, डॉक्टर भी हंस हंस के लोटपोट। हाँ, सेकंड पेपर की अगर सेन अकेडमी से ली है तो वेल एंड गुड। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता भाई। एज अ स्टूडेंट मैंने जब एज एन एस्पायरेंट देखा है, तो बहुत ही सही तरीके से सेग्रीगेटेड है, हमें कहीं ढूंढना नहीं है। अच्छा, ये वाला हो गया। और कौन सा था? ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये हो गया, फेसबुक वाला हो गया। चैटबॉट्स का हमने किया था ना। अब वो तो मैं भूल गई, कि चैट जीपीटी आया, गूगल का बार्ड आया, फिर बार्ड का नाम जेमिनी हो गया, सीजी करके आया था। मैं भूल गई, मुझे याद दिलाओ। दोनों दिन की क्लास बढ़िया लग रही है, अरे वाह। और क्या था? हमने, हाँ, कल हमने ये भी तो देखा था कि गिट गैट वैड मैं बता रही थी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो ये जो ग्राफिक डिजाइन नाम का टर्म है, ये किसने कॉइन किया है? वैड ने, विलियम एडिसन डुइगिन्स ने, 1922 में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द 1956 में कॉइन किया। किसने किया? अच्छा, 1950s में वो हुआ था एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट। 1956 में किसने कॉइन किया है एआई शब्द? ये मैं भूल गई। कहो तो मैं रिकॉल करवाऊं। निकालना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। बोलोगे मैम आप देख के पढ़ा रही हो। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उनका नाम कैसे भूल सकती हूँ? मेरे पास था। क्योंकि मैंने अपना एक पेपर उस पे बनाया था ना। ईपीजेएमएस। हाँ, एसी याद आ गया, मुझे भी एसी याद आ गया। कहाँ पे लिखूं जहां आपको विजिबल हो? ईपीजेएमएस, हाँ ये वाला याद आ गया मुझे। ए सी ई बनाया था, और कहीं पे हमने स्क्वायर भी लगाया था। सी पे भी स्क्वायर है, ई पे भी स्क्वायर है। उसके बाद जीएम, गुड मॉर्निंग कर दी थी हमने। गुड मॉर्निंग के बाद बीवी आ गई थी किसी की, है ना, फिर एलसीजी। हाँ, ये सही याद है इनको एकदम सटीक। एलसीजी हमने एलपीजी गैस से बना दिया था, हमने किसी की बीवी को गुड मॉर्निंग कर दिया था, हमने एसी चला दिया था, एसी में हमने ईवी लगा दिया था, और ईपीजेएमएस ऐसे करके बनाया था। तो अब यहाँ से हमने उल्टा रिकॉल भी किया था, मुझे ये भी याद है कि जी से जेमिनी, सी से चैट जीपीटी, एल से लैम्डा, और डब्ल्यू से वो बूट, डब्ल्यू ओ ई बी ओ टी, वो बोट करके नाम था। बी से बिक्सबी नाम था। एम से, अब मैं स्माइल दिखा दूंगी, है ना। जॉन मैकार्थी। हाँ, यस, जॉन मैकार्थी, सही पकड़े हैं एकदम। आज मेरे अंदर भाभी जी घर पे कहाँ से आ गई। जॉन मैकार्थी ने ये टर्म दिया था, एआई। जॉन मैकार्थी, हाँ, मैकडोनल्ड से कुछ कुछ याद रख सकते हो। मैक, है ना, मैक बर्गर, मैक, मैकार्थी। और गिट वैट वाला निमोनिक बनाया था, तो पूरा नाम नहीं भी याद आएगा तो निमोनिक बनाते याद आ जाएगा, विलियम एडिसन डुइगिन्स। कितना क्यूट नाम है ना, डुइगिन्स, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म हो गया। अब चैट जीपीटी 2022 में आया, नवंबर में, ये भी हमने देखा था। जेमिनी 2023 में आया है। लैम्बडा उससे पहले आया, ये एक साथ कुछ कुछ के ईयर थे। मित्सुकू, हाँ, मैंने बोला था कि आप लोग ये वर्ड एक बार रिकॉल करना, कि इसके अंदर आपको किस किस का याद आ रहा है। जो मेरे पास स्क्रीन है ओपन, उसके हिसाब से 1966 में एलिजा नाम का जो पहला है चैटबॉट आया था। इसमें सिरी, एलेक्सा, इको, गूगल असिस्टेंट आपको सब मिल जाएंगे। बिक्सबी के पहले ये जो जी है, ये गूगल असिस्टेंट के लिए है। एम मैसेंजर बोर्ड्स के लिए है। यहाँ पे एस फॉर सिरी है, ए फॉर एलेक्सा है। सही कह रही हूँ? हाँ, कहा तो मैंने सही है। ई से, एक ई का मतलब इको है, एक ई का मतलब यूजीन गूस्टमैन है। तो आप कल वाली क्लास को एक बार देखिएगा, ये निमोनिक आपको हेल्प कर देगा। काफी चीजें आसानी से याद हो रही हैं। जेमिनी, चैट जीपीटी, लैम्डा, वोबूट, बिक्सबी, मैसेंजर बोर्ड, गूगल असिस्टेंट, इको, एलेक्सा,
सिरी, ये तो आसानी से याद हो जाते हैं ना। और पहला जो है एलिजा, एलिजाबेथ का एलिजा पकड़ लो, और सबसे पहला जो चैटबॉट है 1966 में यही आया। इसके अलावा कल हमने एक चीज और करी थी, वो क्या करी थी कि पहला टीवी ट्रांसमिशन हुआ था 1927 में, और सबसे पहले उसके बाद हमने क्या देखा था, ऑडियो कैसेट्स आई थी। हमने क्या बना दिया था इसका, TATO करके, यू करके कुछ था, है ना, ताऊ जी वाला तातू, और ए से हमने ऐसे कुछ स्क्वायर भी लगाया था। पहला टीवी ट्रांसमिशन, ऑडियो कैसेट्स, TVF प्लेयर, आई थिंक वो था। और एक था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और एक क्या था, जीमेल, जीमेल आया 2004 में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पहले आ गया, उसके बाद जीमेल आया, वो वाला हमने कल एक सीक्वेंस बनाया था। है, मार्क जुकरबर्ग को भी याद किया था हमने, है ना, एक जूसर क्यों लिख दिया बेचारे को। अच्छा, मेरी गर्दन ही टेढ़ी हो गई थी लिखते लिखते, मैंने अभी भी देखा। हाँ, सब जगह दो दो नाम थे। ऑप्शन जब हमने क्वेश्चन किया था ग्राफिक डिजाइनर के वर्ड वाला, तो सबके नाम में दो अल्फाबेट्स थे, विलियम के नाम में तीन अल्फाबेट्स थी। थॉमस एडिसन टीवी वाले हैं ना, उनसे याद आ गया, विलियम एडिसन, है ना। TATTU, वो वीनर का है, 2001 वीनर का बनाया था, हाँ इसका नहीं बनाया। कि वो ब्लॉग्स को लेके 2001 का जो वीनर वाला था, उन्होंने बताया था TATTU वाला, जिसमें टी स्क्वायर था, टाइटल, फिर टैग्स, ऑथर, टेक्स्ट, और URL, ये वाला बनाया था ना हमने। टाइटल होता है, टैग होते हैं, ऑथर डिटेल होती है, टाइम ऑफ पब्लिकेशन होता है, URL होता है। TTATU, तातू, टी स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है। टी का भी हमने बनाया था IEI, पहले वाला है, नहीं ई, रुक जाओ, वॉवल्स वाला था ना, AEIOU, तो पहला था ई, टेक्स्ट वाला, फिर था टैग वाला, फिर था टाइम वाला, EAI, ऐसे वाला। ठीक, FADMG, ये किसकी हमने बनाई थी। और ये टीवी वाली भी तो बनाई थी कि 1990, क्या 1986 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आ गई, उसके बाद 95 समथिंग में TVF प्लेयर आया कुछ करके, ऑडियो कैसेट्स उससे पहले आई थी 60 समथिंग में, 63, ऐसे करके। कल मतलब कहने का पॉइंट ये है कि हमने WLMS वाला हो गया, हमने वाइमर के ब्लॉग्स का हो गया, टीवी ट्रांसमिशन से रिलेटेड हुआ, OTT प्लेटफॉर्म्स का हुआ, चैट बोट्स हो गए, AI हो गया, इन सब का जो कल की क्लास थी, मोटा 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 रिकॉल हमने किया। जिसने कल की क्लास देखी है वो आज के ये चीजें समझ पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे बेशक हौच पौच मची हुई है, लेकिन हमने किया क्या है। जिन्होंने नहीं देखी, उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी आई, रीजन बीइंग उन्हें नहीं पता लगा कि ये हम बोल क्या जा रहे हैं, हम टॉन 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 कुछ न कुछ तातू तातू कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम तोतले हो गए यहाँ बैठे बैठे हैं, ये सोच रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि कल वाली जो क्लास है अगर मिस हो गई तो उसको देख लो, देख चुके हो तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, दोनों सेशंस को अच्छे से करना रिवाइज, और इस तरीके से अपने फैक्चुअल पोर्शंस को कर लो स्ट्रॉन्ग। टाइटल, टेक्स्ट, टैग, ऑथर, टाइम, URL, है ना, मैंने साथ में ताली बजाते हुए बोल दिया। T3ATU, टी 3 बार है, यस, T क्यूब है, टोटल में वैसे क्यूब है, अदरवाइज ये पहले टू था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट शायद 85, हाँ वही वही है, कल वाली मेरी गड़बड़ है भाई, कल भी मैंने यही गलती करी थी, आज भी यही कर दी, तो इसको पकड़ लेना। मैंने PDF अपलोड करवाने के लिए भेज दिया था, आप लोग एक बार देख लेना कि एप्लीकेशन में अपलोड हो गया है कि नहीं। ठीक है, मैंने उसको फ्रीली एक्सेसिबल वाला जो सेक्शन होगा ना, कि मतलब चाहे वो पेड लर्नर्स हैं या अनपेड लर्नर्स हैं, सबके लिए रहे, क्योंकि जब सेशन यूट्यूब पे हो रहा है तो अवेलेबिलिटी भी सबको ही होनी चाहिए, तो वो मैंने PDF एडिट करके डाल दिया। और ये वाले PDF में एक दो इमेजेस रह गई डालनी, वो डाल के ये वाला PDF भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगी। डन, गाना गाते हुए बताया है बिल्कुल मैंने। नाइस सेशन, नाइस यू, मजे आ गए।
चलिए, अब आप लोग अपना थोड़ा-सा एक ब्रेक ले लीजिएगा 15-10 मिनट का, उसके बाद बैक टू स्टडीज़ हो जाइएगा। जितना बताया है जैसे-जैसे स्ट्रैटेजी करनी है वो करना। पढ़ाई से बोर होने लगो तो उसमें आरसी और डीआई सॉल्व करने लग जाओ, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मिलेंगे जल्दी। आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय।